दोस्तों, श्री आशुतोष राणा ने एक बार एक शेर कहा था और वो शेर ऐसा था कि देश चलता नहीं है, मचलता है। मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। जंग मैदान में नहीं, सोशल मीडिया में जारी है। आज तुम्हारी तो कल मेरी बारी है। मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ कोरोना महामारी और नशाखोरी जैसे समस्याओं के अलावा हमारे देश की कुछ मूलभूत समस्याओं पे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा देश आर्थिक विकास के संदर्भ में और 1.5 अरब नागरिकों के मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरे विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। मेरे दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इनसाइड रिपोर्ट विच वॉज कॉल्ड एज द फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट्स के अनुसार भविष्य भारत के हिडन इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने पे जोर दिया गया था और उस रिपोर्ट में यह बोला गया था कि भारत के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल है जिसको अनलॉक करने के लिए 3 चैलेंजेस है, जिसको मीट आउट करने पे 3 चैलेंजेस पे काम करने पे ये बहुत इकोनॉमिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। और वो चैलेंजेस में सबसे पहला था कि भारतीय वर्कफोर्स में श्रमिकों का स्किल और उनका एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और उस रिपोर्ट का नाम था फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018। उसके अनुसार भारत के पूरे वर्कफोर्स के आधे श्रमिकों को, कम से कम आधे श्रमिकों को 2022 तक री स्किलिंग की जरूरत होगी और उन लोगों को कम से कम 100 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी होगी। उसमें यह बोला गया कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने के 4 फाउंडेशंस हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिस पे काम किया जाए तो यह बहुत बड़ा आर्थिक महाशक्ति बन सकता है देश। पहला हमारी शिक्षण प्रणाली पे कमेंट किया गया था और उसमें बोला गया था कि हमारा देश टैंजिबल स्किल्स के बजाय कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देता है, जो कि आगे चल के रोजगार सुनिश्चित करता है। हालांकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस पे ध्यान दिया गया है और देखने योग्य बात है कि आगे क्या होता है। ये पहला आयाम था। दूसरे आयाम में यह बोला गया कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी के बजाय इनफॉर्मल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रोजगार की व्यवस्था है और इसका परसेंटेज अनुपात 18:20% है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है? इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिपेयर वर्क्स, आपका प्लम्बर वगैरह वगैरह, इन जिनको कैश देते हैं आप और जो लेबर लॉज से रूल्ड नहीं होते, ऐसे काम जो लेबर लॉज में नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश रूप से उनको इनफॉर्मल इकोनॉमी बोला जाता है। और हमारे देश में 80% जॉब्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में। हमारे अथॉरिटीज को यह सोचना होगा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करें और इसको कैसे बढ़ावा दें। तीसरी बात यह बोला गया कि भारत के वर्कफोर्स में वर्किंग एज महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी है और यह परसेंटेज 25%। चौथा आयाम में यह बोला गया कि भारत के भीतर राजकीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे रोजगार में असमानताएं हैं और इसमें यह बोला गया कि यह भी देखा गया कि एक यदि कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू एग्जाम लिया जाए और सारे राज्यों को प्रोवाइड किया जाए उनका एम्प्लॉयज, तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो भ्रष्टाचार, जो एग्जाम लीक हो गया, ये हो गया, ऐसे हम लोग न्यूज एंड प्रिंट मीडिया में सुनते रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि कई राज्य सरकारें पार्शियल हो जाती है, कई बार उनके मैकेनिज्म पार्शियल हो जाते हैं और एग्जाम ट्रांसपेरेंट रूप में नहीं हो पाता है और उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा होगा कि
कितने सालों के बाद ये होता है कि इतनी वैकेंसीज फेक थी। इसका मतलब ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो तो इसके चलते इसके अंतर्गत लोगों की नियुक्ति हो सकती है और रोजगार की व्यवस्थाएं भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। मेरे दोस्तों, एक एस्टिमेशन के अनुसार, एक आंकलन के अनुसार 2030 तक हमारे देश की औसत आयु 31 साल होगी, चीन की औसत आयु 42 साल होगी और अमेरिका की 40 साल होगी। इसका मतलब यह है कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश होगा, जवान देश होगा और अपने वर्कफोर्स में अगले एक दशकों में अपने वर्कफोर्स में कितने करोड़ों युवाओं को शामिल किया होगा। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि अगले एक डेकेड में, एक दशक में हमें शिक्षण और प्रशिक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। स्किल गैप को बंद करना होगा। स्किल गैप को बंद करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2018 में एक टास्क फोर्स बनाया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो टास्क फोर्स सुचारू रूप से काम करे और एक्चुअली स्किल गैप को बंद करे। इसको सुनिश्चित करने के लिए अथॉरिटी को चौकन्ना रहना पड़े। मेरे दोस्तों, आज के लिए भारत के भविष्य में इतना ही। मैंने सोचा है कि भारत के भविष्य को 4 पार्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि कंटेंट ओवरलोडेड हो जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आप लोग देख नहीं पाओगे, और यदि आप लोग देखोगे नहीं तो मेरा मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि कम ड्यूरेशन का कंटेंट 4 दिन लगातार शेयर करूंगा। लिंक बना रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा टाइम भी जाया नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।